तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स कोर्स फॉर MIC MJC 02। ओके, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो गेस्ट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए उसको मेनली हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द फुल कोर्स, यदि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, ओके, देन में यू मे कॉल ऑन ठाकुर सर एकेडमी नंबर। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो MJC के लिए, MJC के अंदर भी आता है और MIC के अंदर भी आता है। क्लियर है, दोनों के अंदर आता है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है, तो देखिए नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन ये टॉपिक का नाम है। इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे काफ़ी अच्छा एक फार्मूला डेराइव होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग मेनली क्या करेंगे, आज डेराइव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिसाजियस फिगर। यहाँ पे लिसाजियस होगा, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिसाजियस फिगर होगा। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक को कवर करेंगे, एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है, इसी को कवर करेंगे चूंकि इट विल टेक अराउंड 1 आवर। ओके, ये सिलेबस MJC 01 का, सॉरी 02 का था। इट वॉज सिलेबस ऑफ MJC 02 और यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिसाजियस फिगर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ क्या लिखा है MIC 2 के अंदर, तो MIC 02 के अंदर सेम बात को लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, सुपरपोजिशन ऑफ टू कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कॉलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। और सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला क्या है, परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर जो सिलेबस में लिखा हुआ था लिसाजियस फिगर, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिसाजियस फिगर। ठीक है, तो क्या लिसाजियस फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें MIC 2 के अंदर भी पढ़ना है, तो इसको हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो क्या इस पार्ट को हमें MIC 2 के अंदर पढ़ना है, तो ये समय पढ़ना है। ठीक है, कैसे, तो जो परपेंडिकुलर होता है, जब हम क्या करते हैं, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट कर रहे हैं उसको जो सम करते हैं, ओके, वहीं से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डायग्राम को प्लॉट करते हैं और वही आपका लिसाजियस डायग्राम। क्लियर है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहीं पे हिडन क्या है, यहीं पे हिडन है लिसाजियस फिगर। ठीक है, यहीं पे हिडन है लिसाजियस फिगर। ओके, तो पहले हम समझते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ये होता क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, आप जानते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस भी किए हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका इक्वेशन या तो साइन के टर्म में होगा या कॉस के टर्म में होगा। ओके, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब किस पाथ पे ट्रेवल करेगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता है। ठीक है, वो या तो इस तरह से होगा, अदरवाइज इस पैटर्न के अंदर होगा। क्लियर है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, उसके इक्वेशन में दो बातें होगी। पहली बात तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है तो इस केस में ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ होता है। आ रहा समझ में, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है। क्लियर है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सीधा लाइन में होता है। आ रहा समझ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोशन कैसा है, यहाँ पे मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोशन का जो पैटर्न है वो हर एक इंटरवल के बाद, मतलब ये इंटरवल हुआ, ठीक है, फिर ये सेकेंड इंटरवल है, फिर ये थर्ड इंटरवल है, फिर ये फोर्थ इंटरवल है। ठीक है, तो हर एक इंटरवल के बाद मोशन का पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग में मोशन राइज हो रहा है, फिर मोशन क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, फिर मोशन क्या कर रहा है, फर्दर राइज हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, तो बोलोगे ये तो फॉल हो रहा है, ये फॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ये राइज हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है,
नेगेटिव में यदि हम नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू तो फर्दर बढ़ेगा ना, इनहेंस होगा। क्लियर है? तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, फिर क्या होगा, फिर मोशन यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से मोशन राइज हो रहा है। ओके, और यहाँ से मोशन क्या होगा, फॉल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये मोशन यहाँ से राइज होगा और फिर मोशन क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह का मोशन का पैटर्न होता है, मतलब मोशन क्या होता है, एक इंटरवल में राइज होता है तो अदर में क्या होगा, फॉल होगा, फिर राइज होगा, फिर फॉल होगा, ठीक है। अब इस तरह का जो पैटर्न है, ठीक है, ये होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ होता है। क्लियर है? यानी द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। The displacement equation of simple harmonic motion, ठीक है, it is given by x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्लियर है? यहाँ पर a क्या होता है, तो यहाँ पर a को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर a को हम क्या बोलते हैं, a को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो यदि इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें जरा, ठीक है, इस ग्राफ को दोबारा थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका मैक्सिमम है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। और समझ में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ओके, सिमिलरली मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्लियरली दिखे आपको, आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाए। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको क्या दिख रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और समझ में, दोनों क्या है आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये है एक्स का मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको हम दिखाते हैं माइनस ए से। क्लियर है? माइनस ए से दिखाते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो इसको हम दिखाते हैं प्लस ए, ठीक है, प्लस ए से। मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा क्लियरली समझ पाओ। यहाँ पे देखो भैया, दिस वाज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, दिस वाज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए, और ये क्या आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ए का मतलब होता है, ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, मतलब कि जैसे से टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। तो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे टाइम चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्स के वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर एक टर्म है ओमेगा, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं ओमेगा को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी, ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है, 2 पाई बाई टी। तो ये जो 2 पाई बाई टी है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 बाई टी, ऐसा आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 पाई इंटू 1 बाई टी। 2 पाई इंटू 1 बाई टी। क्लियर है? अब ये जो 1 बाई टी है, यहाँ पे टी क्या है, टी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टी को क्या बोलते हैं, टी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टी क्या है, टी को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
और जो 1/, टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ और न्यू और एन, और ये क्या है भैया? ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? क्या है ये? फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू 1/t, 1/t आपका कितना है? एफ, एफ। तो देयर फॉर आप चाहें तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू, 2 पाई एन। क्लियर है? 2 पाई एन। ये समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, लीनियरली और परपेंडिकुलर, ठीक है, लीनियर और परपेंडिकुलर। तो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक या सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा है सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि हम किसी तालाब के पास चले जाएंगे, या तालाब आपको नहीं दिखे तो आप घर में ही एक टब ले लेना, और टब के अंदर क्या करना, टब के अंदर जो है उस टब को पूरे पानी से फिल कर देना, ठीक है। हमारे पास कोई भी वाटर रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वाटर रिसोर्स होना चाहिए। आई हैव सम वाटर रिसोर्स, समझ में आ रहा है? अब ये जो वाटर रिसोर्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है दो हम स्टोन को ग्रेजुअली ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो पत्थर को लगातार ड्रॉप करेंगे, एक एक करके, ओके। सो वी विल ड्रॉप 2 स्टोन्स साइमल्टेनियसली। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक वेव जनरेट होगा। फिर हमने आफ्टर सम टाइम क्या किया, दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया, वी हैव ड्रॉप्ड अदर स्टोन, और यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपका वेव जनरेट हुआ। तो यहाँ भी आपका वेव जनरेट हुआ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको हम इधर कर देते। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग वेव जनरेट हो रहा है, और दोनों क्या कर रहा है, दोनों ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। दोनों क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या होगा कि जब दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिलेगा, तो उस पॉइंट पर मिलने के बाद जो है इसका वेव का नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा और एक नए तरह का वेव बना लेगा, ठीक है। ये नए तरह का वेव बना लेगा। तो ये जो न्यू टाइप वेव है वो क्या है, इंडिविजुअल वेव का सम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या होगा, मल्टीपल सोर्स होगा। तो कई वेव है, तो व्हेन मल्टीपल सोर्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन passes through a common point, passes through a common point। कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कॉमन पॉइंट है। इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से जो है आपका ये वेव पास कर रहा है, और इसी पॉइंट से ये वेव भी पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। देन रिजल्टेंट वेव, ठीक है, मतलब इसके बाद जो वेव आ रहा है, ठीक है, देन रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव इज सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है, इंडिविजुअल वेव्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब सिर्फ उसी को हम जोड़ेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगा। क्लियर है? तो यानी कि अदर वेव यदि इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, ओके, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ रिजल्टिंग वेव। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेव जनरेट कर दिया, ठीक है, वी हैव जनरेटेड सम अदर वेव एट दिस पॉइंट, बट दिस पॉइंट, ठीक है, नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट। क्लियर है? दिस पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सुपर रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, उसका पार्ट क्या होगा, उसका पार्ट ये वेव नहीं होगा, ठीक है, ये वेव नहीं होगा।
यानी भले ही आपके पास मल्टीपल वेव है, लेकिन क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का पार्ट वही होगा जो कॉमन पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेव्स मस्ट पास थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, ओके, पॉइंट, पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आपके पास y1 y2 और yn इस तरह से n वेव है, ठीक है, या n पार्टिकल है, दे आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इफ y1 y2 डैश 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 yn, ठीक है, yn आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव है वो क्या होगा, ठीक है। तो देन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और रिजल्टेंट वेव, ठीक है, वेव, ओके, वेव इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, गिवन बाय कितना होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn, क्योंकि n पार्टिकल है, बिकॉज देर आर n पार्टिकल्स, क्लियर है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये समझ में आ गया। तो यही आपको सिलेबस में लिखा हुआ था। आपको सिलेबस में क्या लिखा था, पढ़िए, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ये है ना, सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बट हमें पढ़ना है, सिर्फ हमें ऐड करना है, सुपरपोज करना है ओनली टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में है या परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन दो ही संभावना होता है, या तो वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अदरवाइज वो मूव करेगा कहाँ पे, वो मूव करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको सिलेबस में यही दो चीज़ आपको पढ़नी है, ओके। यहाँ पे देखिए माइनर कोर्स में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िए। यहाँ लिखा है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले सुपरपोजिशन ऑफ कॉलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ कॉलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली फॉर टू वेव, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है ओनली फॉर टू वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ कॉलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ कॉलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ओनली फॉर टू वेव, सिर्फ दो वेव के लिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड ओनली फॉर टू वेव्स। तो हमने मान लिया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाला वेव है, तो ये पहला वेव है, ठीक है। तो पहले वाले वेव को हमने मान लिया y1, क्या मान लिया, y1 मान लिया, ठीक है, y1 मान लिया, ओके। और यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वेव जो है या तो ट्रैवल करेगा x और y में, y और z में, z और x में, इसके अलावा अदर जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो चाहे x और y के बीच में हो, ओके, वो क्या होगा, उसको हम स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना कि ऐसे ये टेढ़ा होकर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट इसको हम तोड़ेंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ऐसा में करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ही है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। ये पहला वेव है क्या, y1, पहला वेव क्या है, y1, पहला वेव y1 है, ठीक है। तो लेट y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी,
A1 साइन ओमेगा टी। और समझ में, साइन ओमेगा टी। एक दूसरा वेव हमने ले लिया, वी हैव टेकन सम अदर वेव, सेकेंड वेव। हमने क्या किया, एक दूसरा वेव ले लिया, ठीक है, वी हैव टेकन सम अदर वेव। और ये वेव है y2, ये वेव कितना है, y2 है। हमने मान लिया y2 बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा दोनों वेव के बीच का एंगल का डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो पहला वाला वेव जो है वो 30 डिग्री पे जा रहा है और अदर जा रहा है 45 डिग्री पे, तो पहला वाला कितने पे जा रहा है, मान लो जो y1 वेव है वो जा रहा है 30 डिग्री पे, और जो y2 वेव है, ठीक है, वो फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री आपको दिख रहा है ये है ओमेगा टी, ये 30 डिग्री क्या है, ओमेगा टी। और जो ये जो सेकेंड वेव के लिए 45 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो 13 डिग्री क्या है, ओमेगा टी, और 15 डिग्री क्या है, डेल्टा। तो ये डेल्टा क्या है, एंगल का डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में। और ये जो एंगल का डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, फेज डिफरेंस, ठीक है, तो बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं कन्वे करना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। अब जब दोनों वेव को हम सम करेंगे तो क्या होगा, एक थर्ड वेव मिलेगा जो सुपरपोज्ड वेव होगा। तो जब दोनों को हम सम करेंगे तो क्या होगा, एक थर्ड वेव हमको मिलेगा, ठीक है, और ये वेव क्या होगा, ये वेव आपका सुपरपोज्ड वेव होगा। ये सुपरपोज्ड वेव है, इसको हमने मान लिया वाई, क्या मान लिया, वाई मान लिया, क्या मान लिया, वाई, वाई। तो आप क्या पढ़े, अभी आप पढ़े होगी फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। यदि दो या दो से ज़्यादा वेव एक कॉमन पॉइंट से पास करता है, ओके, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव है वो क्या होता है, इंडिविजुअल वेव का सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। और इसी कॉमन पॉइंट से दोनों वेव क्या कर रहा है, दोनों वेव पास कर रहा है, ठीक है, बोथ वेव आर पासिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो देखो भैया, तो देयर फॉर फ्रॉम सुपरपोजिशन, ये लाइन लिखना जरूरी है, आप नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि फिजिक्स में जो अच्छे टीचर है उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ये होता है कि वो चेक करना चाहता है कि आपकी फिजिक्स की समझ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ना कि वो ये चेक करना चाहता है कि डेरिवेशन में आपने साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, टेन थीटा लिखा है। ये मैथमेटिकल पार्ट जो है, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपने फिजिक्स कितना सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख दोगे कि वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू, और फिजिक्स का समझदार टीचर होगा तो क्या करेगा, नंबर काट लेगा आपका। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल of simple harmonic motion, the resultant wave equation, the resultant wave equation is y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, क्लियर है, y बराबर y1 प्लस y2। नाउ टेल मी व्हाट इज y1, तो y1 इज a1 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज y1, y1 इज a1 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज y2, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। y2 कितना है, y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्लियर है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। चलो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो। तो y1 है a1 साइन ओमेगा टी, और y2 कितना है, y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो आपके पास फॉर्मूला है साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है बताइए,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो ये जो ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आपके पास है, कितना है? ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, यहाँ पे ए क्या है? ओमेगा टी, और बी क्या है? बी आपका डेल्टा है। यदि इसको हम एक्सपेंड कर दे साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, पे एक्सपेंड कर दो, क्या इसका फॉर्मूला होगा बताइए? ये फॉर्मूला होगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। क्लियर है? कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, डेल्टा। तो देखो भैया, इसको आप लिख सकते हो ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब यहाँ पे थोड़ी होशियारी करनी है, ठीक है? दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो यदि इस स्टेप पे आपने गलतियाँ की तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सावधानी बरतना। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि साइन ओमेगा टी को लेकर एक टर्म बनाना है और कॉस ओमेगा टी को लेकर एक टर्म बनाना है। तो क्या करना है? हमें इन दोनों के अंदर साइन ओमेगा टी ही कॉमन लेना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है? साइन ओमेगा टी कॉमन लेना है, ठीक है? साइन ओमेगा टी कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो पहले वाला टर्म बच गया ए वन, सेकेंड बच गया ए टू कॉस डेल्टा, ए टू कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी। ये जो दो तीन स्टेप है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस लाइन को याद रखना है, ठीक है? प्लस प्लस ए टू साइन डेल्टा साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। इसी पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है? यू हैव टू फॉलो ओनली दिस पैटर्न, ए टू साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी होशियारी करनी है। क्या होशियारी करनी है? तो होशियारी ये करनी है कि हमको मान लेना कि जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है? क्या मानना है? हमें मानना है कि जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास है, ठीक है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पहले से फिक्स है, ठीक है? और वो पहले से कितना है? ए, ठीक है? तो हमने मान लिया कि ए बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। यहाँ पे दो पैरामीटर हमें फिक्स करना है, ठीक है? ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रेड पेन यूज कर रहा हूँ, चलिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है? पैरामीटर्स ए एन एप्सिलॉन, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है? आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर ए है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ए क्या है? ए है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, मतलब कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है। ए क्या है? ए है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, वेव। ओके, और जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ये है फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। फेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या है ये? फेज कांस्टेंट है, ठीक है? क्या है ये? फेज कांस्टेंट है, इट इज फेज कांस्टेंट। ये है फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है? वेव। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि यहाँ से जितने भी स्टेप है, तीन चार जो लाइन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से केयरफुली इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पहला जो ब्रैकेट लिया था, ये जो फर्स्ट जो ब्रैकेट लिया था, ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा और a2 साइन डेल्टा, क्लियर है, साइन डेल्टा। इसको हमें इस तरह से a और एप्सिलॉन के टर्म में लिखना है, ठीक है, लिखना है, ताकि रिजल्टिंग वेव जो वो साइन के टर्म में आ जाए, क्लियर है। जो कि हमने क्या किया, हमने माना है, ठीक है, कि हमारा जो कंपोनेंट वेव है y1 और y2 वो साइन के टर्म में है। पहला वेव क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड वेव क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्लियर है, डेल्टा। तो देखो ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत बड़ी होशियारी वाली बात मैंने नहीं बोली, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। यदि आपको ऐड करना हो 2 आम और 2 आम को, तो कितना आम होगा, 4 आम होगा, होगा ना। ये ऐसा होगा कि 2 आम और 2 आम इक्वल टू 4 लीची हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अरे समझ में, आपको ऐड करना है 2 मैंगो और 3 क्या बोलते हैं उसको, बनाना, तो कितना होगा, 5 बनाना होगा या 5 मैंगो होगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 मैंगो प्लस 3 बनाना ही होगा वो। अरे समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइए। तो क्या होगा, ये सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होगा। तो चूंकि हमारे पास y1 y2 साइन के टर्म में है, ओके, दैट्स वाई y1 y2 को सम करने के बाद जो y आएगा, ठीक है, दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ साइन, क्लियर है। तो वो भी क्या होगा, साइन के टर्म में होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, उसको साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे, ठीक है। क्या चालाकी करेंगे, तो पहला जो टर्म है a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a कॉस एप्सिलॉन, क्या मान लेते हैं, a कॉस एप्सिलॉन। हम ऐसा क्यों करेंगे, आप देखिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप को केयरफुली समझिए। तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, इसको हमने मान लिया a कॉस एप्सिलॉन, a कॉस एप्सिलॉन। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों क्यों हमने कॉस लिया, हमने साइन क्यों नहीं लिया, ठीक है, हम साइन भी ले सकते थे, ठीक है, वाई वी हैव टेकन कॉस। सेकेंड टर्म है a2 साइन डेल्टा, a2 साइन डेल्टा, इसको हमने मान लिया a साइन एप्सिलॉन। तो यदि ऐसा इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, और ये यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड है, तो इन तीनों इक्वेशन की सहायता से यदि दोबारा हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखें तो क्या आएगा हमारे पास। तो देखो भैया, रीराइटिंग इक्वेशन फर्स्ट, रीराइटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, व्हाट वी विल गेट, वी गेट क्या मिलेगा हमें बताइए। तो हमें मिल जाएगा y बराबर, ठीक है, y बराबर कितना है, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी। तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा ये हमने मान लिया है a कॉस एप्सिलॉन, इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है a2 साइन डेल्टा, इसको हमने मान लिया है a साइन एप्सिलॉन, इंटू कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। तो यदि यहाँ पर हम a कॉमन ले लें, ठीक है, क्या करें, a कॉमन ले लें और टर्म को उल्टा पुल्टा थोड़ा कर दे, मतलब a डॉट बी को b डॉट ए हम लिख सकते हैं। तो यदि इसको हम लिख दें साइन ओमेगा टी कॉस एप्सिलॉन प्लस कॉस ओमेगा टी साइन एप्सिलॉन, क्लियर है, एप्सिलॉन है ना। तो आप पढ़े हो ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, तो ये रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव। अब समझ में आया कि हमने यहाँ पे ए कॉस एप्सिलॉन क्यों लिया था, ठीक है।
तो वी हैव टेकन ए कॉस एप्सिलॉन नॉट ए साइन एप्सिलॉन, चूंकि यदि यहाँ पे हम ए साइन एप्सिलॉन ले लेते, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन है वो कॉस के टर्म में आ जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने y1 y2 को कंसिडर किया था साइन के टर्म में, तो रिजल्टेंट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ साइन। आ रहा समझ में? ऐसे यदि हम y1 y2 को कॉस के टर्म में मानते तो क्या करते, पैरामीटर को हम ऐसे यहाँ पे सेट करते, ठीक है, ताकि फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट y कितना आता, a cos ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन आता, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कॉस के टर्म में आता। तो ये थोड़ा सावधानी आप बरतनी है आपको, ठीक है, यहीं तक मेन स्टेप है, के बाद तो सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसका कुछ करना ही नहीं है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला स्टेप ये है कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए का वैल्यू और निकालना है एप्सिलॉन का वैल्यू। ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है भैया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। ओके, क्या निकालना है, ए निकालना है, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके सम कर देंगे। ओके, सो इफ आई विल स्क्वायर इक्वेशन 2 and 3 एंड टेक देयर सम, टेक देयर सम मतलब कि इक्वेशन 2a² प्लस इक्वेशन 3a², 3a², it yield how much, a1 plus a2 cos delta whole square, a1 plus a2 cos delta कितना है, a cos एप्सिलॉन, का होल स्क्वायर प्लस a2 sin डेल्टा होल स्क्वायर, a sin एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। नाउ टेल मी a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ab, ab a2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, sin स्क्वायर डेल्टा बराबर है a स्क्वायर cos स्क्वायर एप्सिलॉन, a स्क्वायर sin स्क्वायर एप्सिलॉन, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो वैल्यू वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना, वैल्यू आपका 1 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इसमें देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर डेल्टा क्या कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन क्या है, sin स्क्वायर डेल्टा प्लस a1 a2
कॉस डेल्टा बराबर कितना है, बराबर है ए स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टू A1 A2 कॉस डेल्टा बराबर है ए स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए, ये कितना होगा बताइए, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 कॉस डेल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फेज, फेज कांस्टेंट, आई एम सॉरी, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। तो सेकंड निकालना है फेज कांस्टेंट, सेकंड निकालना है फेज, ठीक है, फेज कांस्टेंट। तो देखो फेज कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन जो 2 और 3 था उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। देखो क्या है इक्वेशन 2 3, इक्वेशन 2 3 क्या है, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, 3/2 डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन गिल्ड ए साइन एप्सिलॉन ए कॉस एप्सिलॉन बराबर कितना है, बराबर है A2 साइन डेल्टा बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। चेक कर लीजिए, यही है ना, ठीक है, A2 साइन डेल्टा बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा tan एप्सिलॉन बराबर A2 साइन डेल्टा बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। यही था सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इफ टू वेव्स आर मूविंग इन कॉलिनियर डायरेक्शन। ओके, ये एग्जाम में ड्राइव को करना है, ऐसे आप पूरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ओके, so if you will practice it 3 or 4 times, okay, you can easily derive it. Thank you everyone.